We were the first person. Apparently, I'll tell you, I was the first brand, Max Pro was the first brand to introduce iPads, the concept of iPads in India. जहाँ तक मेरी सोच है. चाइनीज सेलर है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? चाइनीज सेलर बोला जाता है कि जो चाइनीज हैं वो बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक. भाई ऐसा ना, जितना आप लुफ्त लेके हाका नूडल्स खाते हो ना उतने ही दिक्कत से उनके साथ डील करनी पड़ती है. इट्स नॉट एज इजी एट इट सीम्स. डीलिंग विद चाइना इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग. चाइना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड आप शायद आर्ग्यू करोगे कि सर ये चीज़ तो आप कहीं और देश के साथ भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये चैलेंज तो उनके साथ भी आ जाएंगे. बट नहीं, यू विल स्टिल बी एबल टू रिलेट विथ यूरोपियंस और अमेरिकन्स और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियंस. बट व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्टर्न रीजन्स लाइक चाइना, जापान, कोरिया, बिकॉज दे आर सो मेनी बैरियर्स, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एक चीज़ मैंने ये चाइनीज से मैंने सीखा, दे मीन ओनली बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. उनके लिए आप चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट बायर क्यों ना हो, अगर आप उनके पेमेंट टर्म्स के विरुद्ध जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग विच इज नॉट विद इन देयर सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग बिजनेस, दे विल नॉट एंटरटेन यू. वो सीधा बोलेंगे भाई आप आओ, हम आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, सब चीज़ देंगे, लेकिन पैसा पहला चाहिए माल निकलने से पहले. एक ही प्रोडक्ट के 10 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 10 अलग प्राइस में, फिर आप चूज करो. इनकी क्या पॉलिसीज ऐसी रही कि ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ग्लोब बन गए चाइनीज़, और इंडिया अभी भी पॉलिसीज बना रहा है मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को. सो सर, वैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, आप चाइना के साथ आपका बहुत पुराना बिजनेस रिलेशन रहा है, और अभी ये सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं इन मुंबई. सो वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच. यार ये एडजेक्टिव मत डालिए, सक्सेसफुल एंड ऑल. ये बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, बहुत लंबी जर्नी तय की है और आगे भी बहुत लंबे जाना है. सक्सेस को तो हम इतना मेजर नहीं करते, बस काम करते हैं. हाँ, ये कह सकते हैं कि तजुर्बा बहुत अच्छा मिल गया हमको. बिल्कुल. छोटी सी उम्र में स्टार्ट की, स्टार्टेड आई अर्ली एज, और पहले रिटेल में बैठता था मैं चश्मे की दुकान पे. जब बहुत सारे कस्टमर्स आते थे जो दुनिया घूमते थे, तब ऐसा लगता था कि यार एक जगह पे बैठ के अपने आप को कहीं में रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया. तो बस तब से वो एक जुनून था कि भाई बाहर निकलना है, दुनिया देखनी है, कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर लगातार ट्रैवलिंग होता रहे. एक पॉइंट पे तो ऐसा लगने लगा कि भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सुन ली, क्योंकि मैं आता था, या तो चाइना से आता था, फिर इंडिया की टूर करता था, इंडिया से आता था, फिर चाइना चला जाता था. चाइना वॉज गुड, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. सर, आप पहले ऑप्टिशियन रह चुके हैं जी. तो ये ट्रेडिंग लाइन में आप कैसे आना हुआ, मतलब एकदम से इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया? यार एक बात बताऊं, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि कहीं कहीं मेरे डिसीजंस लाइफ में बहुत सही रहे, और जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप, मैं वो बिज़नेस स्टॉप कर देता हूं. क्योंकि यार मैं अकेला बंदा हूं, मैं लिमिटेड कैपिटल के साथ चलता हूं, ठीक है. तो जब मैं 12-13 साल ऑप्टिशियन के बिज़नेस के अंदर रहा, आई स्टार्टेड फीलिंग द हीट, क्योंकि मल्टीनेशनल्स घुसने लगे उसके अंदर. तो मुझे लगा यार मेरे जैसे एक छोटे प्लेयर का अभी इसके अंदर काम है नहीं. आधे से ज़्यादा शॉप्स मेरी रेंट पे थी, रेंट बहुत बढ़ने लगा, कंपटीशन बहुत सिवियर होने लगी. तो दैट वाज द टाइम आई पुल्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द बिजनेस. मुझे जितना पैसा कमाना था अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वो पैसा मैं कमा चुका था. फिर मैं किसी फैमिली रिलेशन के अंदर हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, मेरे कज़न ब्रदर थे, तो वहाँ से ये आइडिया क्रॉप हुआ कि व्हाई नॉट गेट इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस. और उस टाइम पे आईटी का काफ़ी अच्छा बूम था इंडिया के अंदर. सो वी वर द फर्स्ट पर्सन, apparently I'll tell you, I was the first brand, Max Pro was the first brand to introduce iPads, the concept of iPads in India, जहाँ तक मेरी सोच है. अच्छा. और बहुत सारे एग्जीबिशंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, और इन्फोकॉम था, फिर बॉम्बे में था, बहुत सारे हम लोग ट्रेड शोज़ करते थे. तो वहाँ पे वी गॉट अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स फॉर दी आईपैड, क्योंकि उस टाइम पे आईपैड का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं. ये कौन से ईयर की बात है सर?
मैं ये बात कर रहा हूँ समवेयर अराउंड इन 2008-9। 2008। या एंड एप्पल जस्ट लॉन्च हुआ था, बट ऑफ कोर्स यू नो द प्राइसिंग ऑफ एप्पल, सैमसंग उस टाइम पे था भी नहीं, एप्पल वाज देयर बट इट वाज वे टू एक्सपेंसिव, एंड देन वी वर द फर्स्ट वन टू इम्पोर्ट आईपैड्स अंडर अवर ब्रांड। तो वहाँ से हमको एक बहुत अच्छा प्रोपेल्शन मिल गया, सो वी वर प्रोपेल्ड ऑल्सो, एंड एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का एक रिकग्निशन हमको मिल गया। वी गॉट रिकग्नाइज, बेसिकली हमको एक रिकग्निशन की ज़रूरत थी। तो एक ऐसा एक प्रोडक्ट होता है ना, हालांकि हम लोग ने ज़्यादा कमाया नहीं उसके अंदर से, पर बिकॉज मैक्स प्रो वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रांड, क्या रहे यार आईपैड लेके आया, आईपैड लेके आया, तो उससे काफ़ी अच्छा एक रिकग्निशन मिल गया हमको। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट वी इम्पोर्टेड फ्यू लैपटॉप्स ऑल्सो। हमारे एटम प्रोसेसर लैपटॉप्स आते थे 11 इंच से लेके 12 इंच 13 इंच तक हम लोग लेके आते थे, वेरी बेसिक, वेरी इकोनॉमिकल, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। फिर देन वी स्टार्टेड importing a lot of accessories also. Then my brother was not interested in that business, so then I took over. I requested him that if I can use the brand name. तो मैंने उनके पास से Max Pro, I continued with Max Pro as a brand. ठीक है। And yeah, 2017-18 तक हम लोग ने I did business. I was very happy the way I established my brand. छोटा नेटवर्क था पर अच्छा किया हम लोग ने। तो चाइनीज़ जो क्या बोलते हैं सेलर हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या ज़रा? चाइनीज सेलर, बोला जाता है कि जो चाइनीज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टू क्रैक। भाई ऐसा है ना, जितना आप लुफ्त लेके हाका नूडल्स खाते हो ना उतने ही दिक्कत से उनके साथ डील करनी पड़ती है। इट्स नॉट एज ईजी एट इट सीम्स। सो डीलिंग विद चाइना इज़ ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि जब समझो कि हम किसी इंडियन बायर या सेलर्स के साथ अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सोच पे हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। वी आर ट्राइंग टू गेज कि भाई सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, सामने वाला इंसान हमारे बारे में सोचता है कि व्हाट इज़ ही थिंकिंग, बिकॉज भाषा एक है, कल्चर एक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। चाइना इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एंड आप शायद आर्ग्यू करोगे कि सर ये चीज़ तो आप कहीं और देश के साथ भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये चैलेंज तो उनके साथ भी आ जाएंगे, बट नहीं, यू विल स्टिल बी एबल टू रिलेट विथ यूरोपियंस और अमेरिकन्स और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियंस। बट व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्टर्न रीजन्स लाइक चाइना, जापान, कोरिया, बिकॉज दे आर सो मेनी बैरियर्स, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब तक आप लगातार 2-3 साल तो आपको उनका एक माइंडसेट समझने को आएगा। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूँ कि मैं एक फैक्ट्री के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और मेरे हिसाब से आई वॉज गिविंग हिम गुड बिजनेस, फॉर हिम ऑल्सो आई वॉज अ वेरी गुड बायर फॉर हिम एज वेल, एन इम्पोर्टेंट बायर। अगर सप्लायर के पास से ये सुनने में आता है कि आप उनके लिए एक अहम बायर हो तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो मुझे लगा भाई मेरा इसके साथ इतने सालों का रिलेशन है, मैं जब भी चाइना जाता हूँ गाड़ी आती है मुझे पिक करने के लिए, he takes care of my accommodation, he would take care of my food considering that I'm a pure vegetarian, और उसकी फैक्ट्री काफ़ी दूर होती है तो he would ensure कि everything is very comfortable। रात के टाइम पे कहीं बाहर चले गए, so he used to take care of me very nicely। मुझे ऐसा लगा कि यार चलो अभी मैं उसको इतना बिजनेस दे रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आया था कि आई वॉज स्टक ऑन माई फाइनेंसेस समवेयर, मेरा माल रेडी हो गया था और चूँकि मार्केट से पैसे नहीं आए थे तो मैं उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसको बोला यार जॉर्ज एक काम करना, आई विल पे यू इन अनदर 7 days टाइम, तू जो शिपमेंट है ना वो शिपमेंट तू भेज दे। ठीक है। नो मिस्टर निशित, आई नीड पेमेंट फर्स्ट। मैं बोला यार ये बंदे के साथ मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, ही नोज मी इन एंड आउट, इतना कितना तो डॉलर्स का बिजनेस मैंने उसको दे दिया है, एंड ऑल आई आस्क्ड वाज अ फ्यू डेज। नो, इट्स अवर कंपनी पॉलिसी। तो एक चीज़ मैंने ये चाइनीज से मैंने सीखा कि दे मीन ओनली बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। उनके लिए आप चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट बायर
क्यों ना हो, अगर आप उनके पेमेंट टर्म्स के विरुद्ध जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग विच इज नॉट विद इन देयर सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग बिजनेस, दे विल नॉट एंटरटेन यू। तो अगर चाइना अगर आप जाते हो, मैं सभी को मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चाइना जा रहे हो, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले से आप डिसाइड कर लीजिए, अनलेस यू हैव एक्सेप्शनल रिलेशंस, बाकी इन 99.99% दे विल नॉट बज। वो सीधा बोलेंगे भाई आप आओ, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे सब चीज देंगे, लेकिन पैसा पहला चाहिए माल निकलने से पहले। वेरी मच प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली। अच्छा सर, आपने एक बार बताया था कि जैसे हमारी कल भी बात हो रही थी इस टॉपिक पे, तो आपने बताया था कि कन्वर्जन चार्ज भी मुझसे ही चार्ज करवा रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल, आपके पास से सब, उनको सिर्फ उनका पूरा पैसा चाहिए, जो उनका इनवॉइस वैल्यू है वो उनको पूरा चाहिए। उनमें से वो एक पैसा भी जहां पे उनके बैंक्स डेबिट करने वाला है बिकॉज ऑफ योर ट्रांसफर, दे आर नॉट गोइंग टू बेयर इट ऑन देयर ओन। मैं आपको बताता हूं, शेंजन में एक मार्केट है, क्वाचन बे मार्केट है, सेगे मार्केट है। क्वाचन बे इज एन एरिया एंड सेगे इज अ वेरी पॉपुलर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, शायद से एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रहेगी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडर्स भी है, सब है। सेकंड नंबर पे शायद दिल्ली का नेहरू प्लेस आता होगा, बाकी फर्स्ट नंबर पे सेगे मार्केट है, ह्यूज मार्केट, मोर देन 5,000 शॉप्स इन दैट बिल्डिंग, बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब छोटे बाकड़े से लेके बड़े दुकानों तक सब है, और वो पूरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट माना जाता है, क्वाचन बे मार्केट। उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग तो मुझे मालूम नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी मुझे काफ़ी टाइम के बाद मुझे वो प्रोनाउंसिएशन समझ में आया। तो वहाँ पे क्या है ना कि MOQ का बहुत ज़्यादा मसला है नहीं। अगर आप हार्डकोर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो ना, तो दे हैव अ वेरी स्टैंडर्ड एंड सेट MOQs कि भाई मिनिमम हम आपके पास है, अगर एक कंटेनर का है तो बात करते हैं, या 2 कंटेनर है तो हम बात करते हैं, लूज में तो आपको खड़ा भी नहीं रखेंगे। क्वाचन बे मार्केट ऐसा है कि आपको 50 पीस चाहिए या 5,000 पीस चाहिए या 5 लाख पीस चाहिए, दैट मार्केट इज ओपन फॉर ऑल। अच्छा, वहाँ पे मैं स्पीकर्स इंपोर्ट करता था छोटे, जो आज की तारीख में भी मेरे जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स है मेरे को बहुत बोलते हैं कि सर आप तो अभी अपना प्रोफेशन आपने चेंज कर लिया, पर कम से कम साइड में ये एक स्पीकर तो मंगा लो, क्योंकि वो लेवल का स्पीकर आज तक मार्केट में कोई नहीं फेंक पाया है। तो वो मैं मार्केट से वो स्पीकर्स में सोर्स करता था। अच्छा, हालांकि उसके पास कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो दूसरे किसी का लाइसेंस है वो एक्सपोर्ट करती थी, चाइनीज, वो चाइनीज़। तो मैंने उसको बोला भाई तेरा प्राइस क्या रहेगा? वो बोला ये इतने इतने डॉलर है, और वो एक्सवर्क्स प्राइस था। इट वाज नॉट, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सवर्क्स क्या होता है सर, एक बार बता दो। एक्सवर्क्स मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्राइस जो सप्लायर या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बोलता है कि ये मेरे वेयरहाउस का प्राइस है, दिस इज द प्राइस अप टू माई वेयरहाउस। समझो कि उसकी फैक्ट्री कहीं पे भी रहेगी, वो फैक्ट्री से माल बना के वो अपने वेयरहाउस तक रख देगा। उसके बाद का जो भी खर्चा है, वेयरहाउस से पिक करने का, पोर्ट पे लेके जाने का या एयरपोर्ट पे लेके जाने का, डिपेंडिंग अपॉन योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर वो शिपमेंट आपके कंट्री में आएगा, उसका क्लियर है, वो एवरीथिंग इज ऑन यू, दैट इज द बायर। एक्सवर्क्स मतलब इन लेमैन लैंग्वेज मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई ये प्राइस जो मैं तेरे को यहाँ पे बिल कर रहा हूँ, दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल अदर कॉस्ट, ये मेरे वेयरहाउस की कॉस्ट है। मतलब बायर को ही उठा के लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बायर को करना है, ठीक है। तो वो उसकी एक्सवर्क्स कॉस्ट थी। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मुझे उसको तो ट्रांसफ़र करने थे पैसे। तो मैं बोला आपका डॉलर अकाउंट है? बोलता है नहीं मेरा तो डॉलर अकाउंट नहीं है, मेरा तो RMB अकाउंट है। ऐसे पूरे चाइना में ही ऐसे है? नहीं, बहुत सारे कंपनीज के तो डॉलर अकाउंट्स भी होते हैं। अच्छा। चाइनीज़ अकाउंट्स भी होते हैं, अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो बोला अगर आप मुझे पेमेंट करोगे, आप तो RMB में करोगे नहीं। मैं बोला ऑफ कोर्स मैं तो US डॉलर्स में पे करूंगा। उसने रेट भी मेरे को RMB में दिए थे, जो चाइनीज़ करेंसी है RMB। तो मुझे उसको इंडियन US डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरी बैंक से
उतने डॉलर्स लेने थे, माई बैंक वुड अरेंज फॉर दैट मच डॉलर्स एंड वुड मेक द पेमेंट टू माई मैन्युफैक्चरर। तो उसने मेरे को कहा सर चलो आपका डॉलर इक्विवेलेंट तो मेरे बैंक के अंदर आ जाएगा, पर मैं डॉलर का करूँगी क्या, क्योंकि माई बैंक इज़ गोइंग टू चार्ज मी द कन्वर्जन फ्रॉम डॉलर टू RMB, उसका भी चार्ज जाएगा। मैं बोला भाई उसका चार्ज जाएगा तो उसमें मैं क्या करूँ। अरे नहीं सर, आप मेरे को चाइनीज़ में RMB में पेमेंट अरेंज करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपने डॉलर में मेरे को पेमेंट किया और इफ़ माई बैंक इज़ गोइंग टू चार्ज मी द कन्वर्जन फ़ी, वो तो मैं आपके पास से लूँगी सर। वी वर्क ऑन वेरी थिन मार्जिन, our margin very small, very little, we can't afford bank charges। मैं बोला ठीक है भाई, अगले बिल के अंदर एडजस्ट कर लियो, कोई बात नहीं है। फिर मेजरली आपने जैसे हर बार जितनी आपकी शिपमेंट हुई इतने सालों में, तो हर बार कन्वर्जन चार्ज आपसे चार्ज कर? ये तो एक आधा ऐसा होता है, बाकी मैंने काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम किया है। दे हैव प्रॉपर डॉलर अकाउंट्स बिकॉज दे आर सप्लायर्स टू वेरियस अदर कंट्रीज ऑल्सो। उन लोग का माल सब जगह पे जाता है, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया ऑल्सो, सब कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी सारा माल उनका जाता है। तो फैक्ट्रीज के साथ डील करने में, प्रॉपर मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप LCs अंडर, इफ़ यू आर ट्रांजैक्टिंग थ्रू LCs ऑल्सो, दे हैव नो इश्यूज। ओनली थिंग के LC के चार्जेस जो है वो आपके पास से वसूल करेंगे वो लोग। दे विल बी ओनली हार्डली अ फ्यू कंपनीज और फैक्ट्रीज जो बोलेंगे कि हाँ ओके हमारा जो LC कन्वर्जन रेट है, जो भी चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, वो हम बेयर करेंगे। बाकी मोस्टली वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ही आएंगे कि भाई अवर LC कॉस्ट ऑल्सो विल बी बोर्न बाय LC इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा सर, आपने वहाँ से इतने सारे मतलब गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है कि चाइनीज़ का माल है, इतना टिकेगा कहाँ। तो ऐसा माल मतलब आपको मिला ऐसा इंपोर्ट करने पर, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखो आकाश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाइना है ना, इट इज़ अ ग्लोबल सप्लायर, और चाइना के अंदर हर एक चीज़ का सल्यूशन है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा और किस हिसाब का पैसा फेंकते हो। इंडिया और चाइना के अंदर एक अंतर यह है कि अभी शायद इंडिया ये चीज़ को समझ में आ रहा है। बाकी अगर एक फैक्ट्री अगर इंडिया में है, वो एक ग्रेड का और एक क्वालिटी का माल बनाएगी, चाहे वो सस्ता रहेगा या तो मीडियम रहेगा या तो हाई ऑन क्वालिटी रहेगा। अगर कोई एक बायर समझो कि गलती से उसको सस्ता चाहिए और वो महंगी कंपनी के अंदर चला गया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आदमी बोलेगा सॉरी भाई, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, मेरे यहाँ पे सिर्फ अव्वल दर्जे का माल बन रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू केटर टू योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्राइस में बैठेगा ही नहीं, इट विल नॉट बी अफोर्डेबल टू यू। या अगर एक बंदा मीडियम रेंज के पास आता है तो वो वही फैक्ट्री के पास जाएगा, और या तो इफ़ ही इज़ हैविंग अ वेरी स्मॉल बजट देन ही विल आइडेंटिफाई अ फैक्ट्री जो एकदम सस्ता माल बना रहा है। चाइना के अंदर क्या है कि आप फैक्ट्री के पास जाओगे, आप बोलोगे नो आई फाइंड योर प्राइस टू हाई, ओके, तो फटाक से दूसरा बिठा देगा आपके सामने, ये देखो, अगर समझो कि आपने ये उससे बेटर क्वालिटी है, ये ले लो, नहीं, वो आपको बोलेगा अच्छा इसका प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है ना, ये भी है, ये इससे 25 सेंट कम है, बताओ, नहीं यार मेरे को और भी, अच्छा और भी ज़्यादा लग रहा है, ये लो, ये उससे 50 सेंट कम है, ये क्वालिटी ले लो, ये क्वालिटी ले लो, इसके अंदर ये पैकेजिंग आ रहा है, इसके अंदर ये पैकेज है, इसके अंदर सस्ता पैकेजिंग आ जाएगा, और अगर आपको सस्ता ही लेना है तो ये पैकेजिंग क्यों बिठाना है, मैं आपको और सस्ता पैकेजिंग करवा के दे दूंगा। उनका मतलब ये है कि अगर ग्राहक मेरे पास आया है तो जहां तक हो मैं ग्राहक को मैं जाने ना दूं। तो चाइना में क्या है ना भाई, आपको एक ही प्रोडक्ट के 10 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 10 अलग प्राइस में, फिर आप चूज करो। आपको अगर महंगा चाहिए, आपको फिनिशिंग चाहिए, लुक्स चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, अगर आपको उस टाइप का चाहिए आप वैसे पैसे दो। और मजे की बात यह है कि आपको वही फैक्ट्री में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता रखना है पर पैकेजिंग भारी करनी है
तो वो भी आप कंबाइन कर सकते हो। आपको पैकेजिंग, आपको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए पर पैकेजिंग थोड़ी नॉर्मल चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो एक ही फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल चीज़ें, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है। तो एक ये अच्छा काम के लिए अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि कम से कम आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, अरे यार यहाँ पे तो मेरी दाल गली नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, इतना रिसर्च करके ये फैक्ट्री मैंने ढूंढा पर अभी इसके पास तो यही प्राइस है, अभी मेरे को तो और सस्ता चाहिए। क्योंकि वो नेगोशिएट करेगा नहीं आपके साथ। अगर उसको पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट सही है और मेरा प्राइस भी एकदम सही है, तो वो नेगोशिएट करेगा नहीं, थोड़ा बहुत मान रखेगा, वो भी अगर क्वांटिटी आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना तो वो हार्डली दे विल नेगोशिएट विथ यू। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीलिंग विथ चाइना, वन प्लेस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच मोस्टली फिट्स योर बजट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ मैं, जैसे इंडिया और चाइना एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली इनको, जैसे हमको 1947 में, इनको शायद 1949 में। ओके तो इनकी क्या पॉलिसीज ऐसी रही कि ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ग्लोब बन गए चाइनीज़, और इंडिया अभी भी मतलब पॉलिसीज बना रहा है, मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आपको लगता है? देखिए, मैं चाइना के पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो इट विल नॉट बी करेक्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हाँ, मैं मेरे तजुर्बे से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि चाइना शुरू से कम्युनिस्ट रही है। ओके, सो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ओवर देयर, राइट फ्रॉम मीडिया, from policies, everything is controlled by the government over here. And when everything is controlled by the government, nothing can go against the government. And government is instrumental for the overall development of the country. दूसरी बात यह है कि चाइना इज़ अ ह्यूज कंट्री, तो जगह की उनके पास कोई कमी है नहीं, ठीक है। अगर आप उनके फैक्ट्रीज भी देखोगे, they are spread into not even acres, they are spread into hectares of land. मतलब जितनी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, उतना ही बड़ा उनका लेबर कैंप होता है टू अकोमोडेट देयर वर्कर्स। ओके, हाँ, वहीं पे ही जितनी फैक्ट्रीज मैंने देखी है। अच्छा, ओके, हाँ, उनके जो मैनेजमेंट स्टाफ रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेंगे, वो शायद शहर से फैक्ट्री अप डाउन करते रहेंगे, पर जहाँ तक मैं वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, that would include workers who are working in the factory, also the sweepers and other janitors and electricians and all those people. मैं वो सबको मैं एक ही कैटेगरी के अंदर मैं रख रहा हूँ। उनके लिए इतनी फैंटास्टिक सुविधाएं हैं, दे आर वेरी गुड लेबर कैंप्स, उनके खाने पीने के लिए मेस है, प्लेग्राउंड्स भी एक दो जगह पे तो मैंने प्लेग्राउंड्स भी देखे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है, बैडमिंटन है, इंडोर कुछ गेम्स है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इनहेरेंटली ऑल्सो, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू अवे इंडियंस ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, ओके, बट इनहेरेंटली चाइनीज पीपल दे वर्क डे इन एंड डे आउट। मतलब उनके लिए 17-18 घंटा काम करना इज नॉट अ बिग डील। इसलिए वो, अगर आप एक प्रोडक्ट के अगर आप उनको 5 कंटेनर के भी ऑर्डर दे दोगे ना, वो कम से कम लीड टाइम में आपको बनवा के दे देंगे, फुलफिल कर देंगे विद द मिनिमम लीड टाइम। मतलब जो भी उनका लीड टाइम रहेगा, अगर उन्हें बोला कि ये 5 कंटेनर बनाने में मेरे को 20 दिन लगेंगे, तो 21वें दिन में उसके अकाउंट से आपको फोन आ जाएगा कि सर योर कंसाइनमेंट इज रेडी, काइंडली अरेंज फॉर द पेमेंट। ईमेल आ जाएगा, या तो बोलेगा इफ यू वांट टू सेंड समवन टू इंस्पेक्ट द गुड्स आर रेडी। और अभी तो पहले से ही वो लोग इंटीमेट करना चालू कर दे रहे हैं कि एज प्रॉमिस्ड goods will be ready on this particular date. अच्छा, तो लेबर उनके पास काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट है। मतलब मैं देखा हूँ उनकी जो स्पीड है, डिस्पाइट बीइंग ऑटोमेटेड, डिस्पाइट हैविंग ऑटोमेशन, उनकी जो हाथ की जो स्पीड है, जिस तरह से वो लोग काम करता है, फट 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 फट, और हर एक आदमी का काम है जो पहले से डिफाइंड है। एक आदमी का काम है सिर्फ स्क्रूज लगाना,
दूसरे आदमी का काम है सिर्फ कंपोनेंट देना, तीसरा आदमी का काम है वो रेडी हो गया उसको सिर्फ वो प्लास्टिक की पन्नी के अंदर डालना, वो और को दूसरा काम नहीं करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर एक बंदा एक ही काम करे जा रहा है तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है। एग्जैक्टली 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स। एग्जैक्टली। तो जो लास्ट का बंदा जो रहेगा उसका काम सिर्फ पैकेजिंग करना है। और दिस इज हाउ द एंटायर चेन इज सो वेल डिफाइंड ओवर देयर। उसके वजह से दे आर एबल टू गेट एंड रिमूव्स दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट। तो उनके जो ओनर्स जो होते हैं फैक्ट्री के, उनको भी पता है कि उनके पास वो क्षमता है, दे नो। और the best part is that there is such a beautiful synchronization between the owners and the skilled workers कि वो skilled workers के बलबूते पे, उनके भरोसे पे आज ओनर कॉन्फिडेंटली मार्केट से ऑर्डर उठा सकता है। 5 कंटेनर, 10 कंटेनर, 20 कंटेनर, उसको पता है कि मेरे पास बैकअप में मेरे लेबर्स है जिनके पास से मैं काम निकलवा सकता हूँ। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, लेकिन उनका ई कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पे तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन उनका ई कॉमर्स बहुत आ गया और उनके ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, अलीबाबा, मेड इन चाइना, ये बहुत सारे उनके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और ई कॉमर्स में चाइनीज़ सबसे आगे हैं। आकाश भाई ऐसा है, जो अमेरिका करेगा वो चाइना करेगा, इनकी टसल चलती रहती है, उनके बीच में वो कोल्ड वॉर है ही है। बिल्कुल ठीक है ना। जो अमेरिका करेगा चाइना करेगा, और चाइना उससे 2 कदम आगे करके चलेगा। एक तो कॉस्ट एफिशिएंटली करेगा, और वही लेवल का, उसी लेवल पे चाइना अपने पॉपुलेशन को देखा। अभी जैसे क्या बैदू है, चाइना में गूगल नहीं है, नोबडी यूजेस गूगल, बैदू है, उनकी खुद की है। अच्छा, चाइनीज़ लोगों को इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शहर में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो आज की तारीख में इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड फ्रेम बहुत सेट है। हमको इंग्लिश उतनी ही जाननी है जितना कि हम हमारे बिजनेस के लिए किसी के साथ कन्वर्स कर सके। आपके फ़ोन में आपने लैंग्वेज कौन सा सेट करके रखा है? इंग्लिश। मैंने भी। आप हिंदी रखोगे? नहीं रखोगे, ठीक है ना। चाइना के अंदर मल्टी मिलियनर से लेके एक स्किल लेबर तक, द लैंग्वेज इज चाइनीज। दे डोंट केयर अबाउट इंग्लिश, उनको इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने अपने ही सॉल्यूशंस ऐसे बढ़िया बना के रखे हुए हैं। उनके जैसे हम गूगल मैप्स बोलते हैं, वहाँ पे उनका खुद का मैप एप्लीकेशन है। जैसे हम गूगल है, उनका बैदू है, हमारा व्हाट्सएप है, उनका वीचैट है, उनका वीचैट है। ओके, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। उन लोग ने अपने इकोसिस्टम इतना बढ़िया डिफाइन करके रखा है ना भाई, कि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अमेरिकन्स आर। दिल कीप अ वॉचफुल आई। अच्छा, अमेरिका क्या लेके आया? अच्छा, ये लेके आया, चल अभी मैं दिखाता हूँ हम क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर आप गूगल देखोगे और अगर आप बैदू देखोगे, हर एक ऑफिस में बैदू चलेगा। अच्छा, बट ना, बैदू एज एन इंग्लिश वर्जन ऑल्सो, माइंड यू दैट। मैं सोचा कि दिस इज ओनली इन चाइनीज, बट नो, दे हैव क्वाइट अ फ्यू चाइनीज एप्स, दे हैव गॉट इंग्लिश वर्जन्स, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विथ व्हाट the developers in China are offering them. And when they feel कि जब हमारे देश के अंदर ही इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है in terms of IT, why should I use Google for that matter? उन्होंने सर मतलब कैसे ये सारी टेक्नोलॉजी में अगर महारत कैसे हासिल कर ली? अब जैसे डीप सी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ओपन एआई से सीधा चैलेंज दे रहा है, तो उस पर क्या टेक आपका? अभी तो यार बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर, डीपसी के ऊपर। देखिए, ऐसा है, सब लोग तो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ ये लेके चल रहे हैं कि चाइनीज सस्ता है तो सस्ते में बना दिया उन्होंने। अभी वो वाकई ही सस्ता है और वो सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है,
या हमको पहले से ही एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमारे सामने पेश किया हुआ है, वो मेरे को पता नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स अ वेरी माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स टू एक्चुअली फाइंड आउट कि ये एक एआई इंटरफेस बनाना वाकई ही एक्सपेंसिव है, या है तो सस्ता ही पर हमको बतलाया गया है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। बट वेल, अगर चाइनीज़ एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहा है विच इज़ एट लेस देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट, तो इट रेजेज अ लॉट ऑफ आईब्रोज एंड कीप्स आवर हेड स्क्रैचिंग कि भाई ये ऐसे इतना फ़र्क कैसे हो गया। जैसे मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि the makers of DeepSeek have able to create this entire app at 1/3, less than 1/3 of the cost, at somewhere around $60 million, where $6 million, sorry, where excuse me for my quote unquote, I might not be that good with figures, whatever I could recollect, the same OpenAI have spent $100 million for that. So आप ये disparity आप देख रहे हो। So अगर एक कंपटीशन लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली देर आर दीज फ्यू प्लेयर्स जो पहले से मार्केट के अंदर आए हैं, जिन्होंने भी लाखों करोड़ों रुपए अपने R&D के अंदर स्पेंड किया है, और अगर वो लोग एक अपना एक मार्केट शेयर एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से एक चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाता है, तो यार किसी को भी हैरानियत तो होगी यार। हमारी भी सालों की मेहनत है इसके अंदर, हमने भी टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एआई क्वालिफाइड पीपल को अपॉइंट किया है, लाखों करोड़ों की सैलरीज दे रहे हैं, प्लस ईसॉप्स दे रहे हैं, स्वेट इक्विटीज़ दे रहे हैं। इतना करने के बाद अचानक से एक बंदा आ जाता है जो हमारे से आधे से भी कम रेट के अंदर एक ऐप मार्केट में फ्लॉट कर रहा है। वे तो, सर लेके चल रहे हैं चाइना सस्ता ही बनाता है तो सस्ते नहीं यार, ये मेरे हिसाब से तो एक ये माइंडसेट हो गया है। हाँ सस्ता तो है, पर यार इतने सालों से एप्पल भी चाइना में ही बन रहा है, डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। सैमसंग भी चाइना में ही बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड देखो, सोनी देखो, पैनासोनिक देखो, अपना HP देखो, निकॉन देखो, जो भी IT ब्रांड्स है, डेल, लेनोवो, एवरीथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। वो लोग अपने लेवल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, वो लोग अपने लेवल में पैसे फेंकते हैं। जो सस्ता आदमी है वो उसके लेवल के पैसे फेंकेगा, जो महंगा फेंकता है उसको महंगे वाली क्वालिटी मिलती है, जो सस्ता फेंकता है उसको सस्ती वाली क्वालिटी। महंगा अपने में खुश है, सस्ता अपने में खुश है। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, मैं जैसे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो उसमें बताया कि अगर चाइना पे अगर हम टैरिफ लगा देते हैं चाइनीज़ गुड्स पे, लेकिन वो जब भी सस्ता बेच देता है। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इनके पास हर एक चीज़ का सल्यूशंस है। अगर आपने उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, हमारे यहाँ पे टैरिफ क्या है, हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाते थे टू प्रोटेक्ट द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, यहाँ के किसी लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपना एक संगठन बना दिया, उन्होंने मिनिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन डाल दिया कि इतना इंपोर्ट आ रहा है, ये फलाने प्राइस से आ रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ये है, और ये प्राइस में तो ये लोग मार्केट में फेंक रहे हैं। हमने जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करके रखा है, इसको तो बहुत लार्जली इफेक्ट हो रहा है। हम तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। चाइना में हर एक चीज़ का सल्यूशन है। चाइना वाला भी सोचता है अच्छा ठीक है, इंडिया ने 10% एडिशनल ड्यूटी डाल दी है, तो हम एक काम करेंगे, वो लोग मलेशिया में एक ऑफिस खोल देंगे, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन मलेशिया या इंडोनेशिया या सिंगापुर या थाईलैंड। वहाँ पे एक फैक्ट्री या एक यूनिट वहाँ पे बना के रखते हैं, इनकॉर्पोरेट करके रख देंगे। ठीक है, माल भेजेंगे मलेशिया में। ठीक है, माल भेज दिया मलेशिया में, अभी आपका इन्वॉइसिंग कहाँ से आया? मलेशिया से। मलेशिया का। थाईलैंड में हो गया तो आपका इन्वॉइस कहाँ से आया? थाईलैंड। बराबर है, तो वो 10-12% जो भी आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी बच गई। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ का उनके पास जुगाड़ है। सो सी दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उनकी नज़र सब जगह पे है। समवेयर और दी अदर इवन आवर गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट नो डाउट मेक इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट
beautiful concept that we've had in the recent times that has put India on the global map. I would definitely say आज बहुत सारी चीज़ें इंडिजीनियस हो गई है. अब ट्रम्प भी कुछ लेके आया, ऐसा कुछ आप बता रहे थे. उनको ये आइडिया कहाँ से आया? हमारे पीएम मोदी जी के मेहरबानी से ही आया. और मैं बोलता हूँ कि दिस पर्सन, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इज सच अ विजनरी मैन के द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट उन्होंने यार हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक जोश पैदा कर दिया है. यार मुझे ये प्रोडक्ट इंडिया में बनाना है. पहले जो एक आदमी सोचता था ना कि यार मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, मैं यूरोप से इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो इंपोर्टर्स जो पहले अपने आप को चौड़ा बन के बोल रहे थे ना, अरे मेरा प्रोडक्ट तो जर्मनी से इंपोर्ट हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो ईस्ट यूरोप से इंपोर्ट हो रहा है, मैं तो चाइना से, ताइवान से. पहले चाइना से पहले ताइवान था. बहुत सारे लोग ताइवान से इंपोर्ट करते थे. मैं जब चश्मे के बिजनेस में था ना, हमारी फ्रेम्स आती थी कोरिया से. उसके बाद फिर चाइना आया एंड चाइना टुक ओवर द ग्लोबल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का. तो वो जो पहले जो जोश था ना, आज हर एक हिंदुस्तानी गर्व से बोलता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखता है मेक इन इंडिया. सो ये एक अलग रेवोल्यूशन आ गया है हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग में. एंड ऑफ कोर्स इट इज ग्रोइंग, इट इज बिल्डिंग अप. ओके, एंड विथ डाउन द लाइन विथ टाइम, इन अनदर 5 to 6 years, maximum 1 decade, India will be put as one of the global suppliers to the world. क्योंकि आज China is politically divided amongst various countries. बहुत सारे US के साथ उसके पंगे हैं, इंडिया के साथ भी बहुत सारी सिचुएशंस को लेके, बॉर्डर सिचुएशंस को लेके थोड़े बहुत तनाव है. एंड चाइनीज़ इज ट्राइंग टू ग्रो इट्स डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. श्रीलंका ले लिया, पाकिस्तान ले लिया. देयर आर सेवरल कंट्रीज इन ईस्टर्न अफ्रीका विच आर नाउ कंट्रोल्ड बाय चाइना. और चाइना क्या करता है ना, सबसे पहले पोर्ट के ऊपर कंट्रोल कर देता है. तो पूरा लॉजिस्टिक उनके कंट्रोल में आ जाता है. इकोनॉमी ट्रेड पे चल रही है. एग्जैक्टली. तो इंडिया इज डेवलपिंग मैरिटाइम सेक्टर. 7,500 kilometers of a coastline. It is developing. We have entrepreneurs like Adani investing billions of dollars in development of Adani Port. क्या पोर्ट्स बनाया है उन लोग ने. और अभी भी प्राइवेट पोर्ट, ऑल प्राइवेट पोर्ट्स, और अभी भी मैसिव डेवलपमेंट है ही. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर इतना बढ़ रहा है ना, डीप ड्रॉप्स बन रहे हैं सो दैट लार्ज वेसल्स कैन ऑल्सो कम एंड नॉट ओनली एंकर, दे कैन डॉक एट द बर्थ. ठीक है, टर्मिनल पे आके रुक सकते हैं, इतना डीप ड्रॉप्स बना रहे हैं वो लोग. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट इतना हो रहा है ना आज की तारीख में इंडिया के अंदर. इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर भी एक, ट्रेड रूट्स बन रहे हैं. हमारे ताल्लुकात मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं. दुबई, ईरान, कतर, बहरीन, ये सब के साथ वी हैव. इंडिया किसी के साथ नहीं बिगाड़ता. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री. यू विल नॉट फाइंड इंडिया हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज विथ एनी पीपल unless someone has a problem with me, then it's another thing, but I'm not the one who's going to have any problems with you. So as such एक अच्छा conducive mind frame भी हो जाता है for development. If your mind frame is good, then it is naturally conducive for a lot of growth. Opportunities बहुत है अभी. Governments are giving so many schemes for startups के लिए काफ़ी सारे incentives है, tax holidays है. FDIs के लिए वी हैव IFFC सेंटर्स गिफ्ट सिटी के तौर पे गांधीनगर में. ब्यूटीफुल. मतलब शिप लीजिंग के लिए तो बहुत बड़ा हब हो गया है. मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, शिप ओनर्स, दे हैव रजिस्टर्ड देयर कंपनीज इन गिफ्ट सिटीज़ and they are leasing out their vessels on long-term basis. And Indian banks are also financing ship leasing. तो जो हमारे इंडियन चार्टरर्स है who would want to charter their ships on a long lease basis, they can also avail finances from the banks. So all these products also, the banking system is also improving day by day, trying to bring in so many new products that can propel industrialization in country. अच्छा सर, आपने अभी मिडिल ईस्ट का बताया, तो अफ्रीका भी चल लेते हैं. आप बता रहे थे कीनिया के साथ आपका ट्रेड था काफ़ी. हाँ, हमारे एक अच्छे एक पार्टनर रह चुके थे कीनिया में.
अच्छा। and we were doing good decent amount of business over there. They were based out of Nairobi. हमारे इंडियंस ही थे, बट सेकेंड थर्ड जनरेशन से कीनिया में रहे हुए हैं. उन लोग का भी आईटी बिजनेस था, तो उनके साथ हम लोग ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया. आई हैपन टू मीट देम थ्रू अ कॉमन फ्रेंड इन इंडिया एंड वी डिड सम गुड बिजनेस ओवर देयर. उन्होंने मैक्सप्रो को काफ़ी अच्छा फैलाया, वहाँ पे प्रमोट किया, मार्केट किया. सो मैक्सप्रो वाज अ डिसेंट ब्रांड इन ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो. वहाँ से वी यूज्ड टू सप्लाई टू युगांडा, रवांडा, तांजानिया. हम लोग ने एक छोटा सा ट्रेड शो भी किया था तांजानिया में, दार एस सलाम में. वेरी नाइस सिटी. हाँ, वेरी नाइस एंड मच सेफ देन नायरोबी. अच्छा. हाँ, वेरी नाइस सिटी दार एस सलाम. नैरोबी में तो बहुत किडनैपिंग्स ये आम है. अभी अमीर लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं. अभी वो लोग भी समझ चुके हैं. अभी हालात थोड़े ठीक है. वैसे तो देखिए, डार्क पॉकेट्स सब जगह पे है. ठीक है, नो कंट्री इज सेफ इन दिस वर्ल्ड अनलेस अगर आप किसी स्विस एल्प्स में चले जाते हो वो बात अलग है. बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ग्रे एरियाज, हर जगह डार्क पॉकेट्स तो रहते ही रहते हैं सब जगह पे. तो बट अभी वहाँ के लोग भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है और उनको भी पता लगा है कि हम कितने टाइम तक लूट फाट के अंदर रहेंगे. उनकी जो जनरेशन आ रही है वो थोड़ी समझदार हो रही है, जो सोचते हैं कि भाई थोड़ा अगर मेहनत से, इज्जत से दो पैसे कमा लिया तो अच्छा है, रादर देन गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ. आप बता रहे थे पहले कि अफ्रीकन सब थोड़े स्मार्ट हो गए हैं. पहले उनको मतलब चीट करने का सोचते थे लोग कि हाँ इनको बेवकूफ़ बना नहीं दिया नहीं कुछ ऐसा. क्या था कि पहले बात तो ये है कि काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशंस आर विक्टिम्स ऑफ अ बिग पॉलिटिकल अनरेस्ट, सिविल वॉर्स बहुत सारे रह चुके हैं वहाँ पे. बिल्कुल. हमारे काफ़ी सारे इंडियंस जो है वो यूके शिफ्ट हो गए हैं. ओके, अगर आप यूके में जाओगे, आई एम अ गुजराती, मोस्ट ऑफ द गुजरातीज हु आर सेटल्ड इन यूके, दे ऑल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम युगांडा. वो अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ इदी अमीन, उसका जो सब हुआ था, सिविल वॉर ब्रेकआउट हो गया था. सो मैनी पीपल दे फ्लेड टू यूके और उनको सबको असाइलम स्टेटस मिल गया था वहाँ पे. ओके, आप उनके हिस्ट्री देखेंगे तो उनके फोर फादर्स इंडिया से ईस्ट अफ्रीका गए थे. मैं एक फैमिली को मिला था नायरोबी में, 150 इयर्स इन नायरोबी, गुजराती. अच्छा. 150 इयर्स. तो मैं सोच रहा हूँ भाई आप आए कभी थे? मतलब हमारे फोर फादर्स 1800s में कहीं पे जब कुछ माइनिंग का काम था या शिपिंग रिलेटेड कुछ काम था तो हम लोग आ गए. बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि जहाज निकल रही थी, पता नहीं था कहाँ जहाज जा रही है, बस कहीं पे तो जा रहे थे, यहाँ पे कुछ था नहीं तो हम जहाज में बैठ गए और वी लैंडेड अप ओवर. गुजराती आज के समय हर जगह या ने पंजाबी भी, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट. कहीं पे भी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है ना उन लोग में. आपने ट्रेड किया अफ्रीका में भी, मिडल ईस्ट और चाइना में. तो इन तीनों मतलब रीजन से कहीं पे आपको ये लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या मैन्युफैक्चरर ने फ्रॉड कर दिया, चाइनीज़ ने फ्रॉड कर दिया, ऐसा कुछ? नहीं, फ्रॉड हुआ है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा. फ्रॉड है ना, ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है. तो व्हेन आई एम सेइंग कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, देन इट हैज़ टू बी बैक्ड विथ सॉलिड प्रूफ एंड एविडेंस के जहाँ पे मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि ये बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है. हाँ, मैं फ्रॉड नहीं बोलूँगा, बट येस देयर हैज़ बीन टाइम्स कि जो मुझे दिखाया गया था वो हुआ नहीं. उसमें 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा क्वालिटी आगे पीछे है. आगे पीछे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ ड्रास्टिक होता तो मैं बोलता था भाई ये फ्रॉड है, ठीक है, पर थोड़ी बहुत फिनिशिंग के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पैकेजिंग बराबर से नहीं हो गया. एक दो ऐसे सप्लायर्स भी थे चाइना में जहाँ पे क्वांटिटीज़ के अंदर थोड़ा गफला हो गया था. अच्छा. कि कौन देखने वाला है, इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, कौन गिनने वाला है, ठीक है. पर हमारे यहाँ पे तो फिज़िकल काउंटिंग एवरी मंथ होता था. हाँ, 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ मेरा बिलिंग बंद रहता था. माई बिलिंग यूज टू स्टार्ट, मेरा बिलिंग साइकिल होता था 5th to 5th.
क्योंकि महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक कंपल्सरी फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होता था एट ऑल माई ब्रांचेस. आई हैड 3 ब्रांचेस, वन इन मुंबई, कैलकाटा एंड इन अंबाला. दूसरी 2 ब्रांचेस में मैं जाता नहीं था, बट आई वुड आस्क फॉर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन स्टैम्प्ड बाय द ब्रांच मैनेजर ओवर देयर. कि अगर कल उठ के मेरा ऑडिटर गया या मैं गया और अगर उसमें आगे पीछे कुछ भी स्टॉक के अंदर आया, देन आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, इसलिए अपना स्टैंप और साइन मार के मेरे को दे दे. ठीक है. तो हाँ, ये इश्यूज होते हैं. आपने बताया था मैं एज एन टूरिस्ट गया हुआ था जब कुछ बस नहीं मिल रही थी. भाई साहब, ये ऐसा है ना कि लालच लैंग्वेज बैरियर था ना सर. लालच बहुत बुरी बात है और बहुत सारे लोग लालच के शिकार हो जाते हैं. बड़े बड़े लोग शिकार हो जाते हैं. मैं तो बहुत तुच्छ मनुष्य हूँ. ठीक है. तो हुआ यूँ था, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है. जैसे मैं वो कौचंबे की मैं बात कर रहा था, अपना पूरा दिन निपट गया था. शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बजे हुए थे और मैं बस बाजू में एक मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स कुछ था, वहाँ से अपना मैं कॉफ़ी पी रहा था. तो एक नौजवान लड़का आपके जैसा, हाइट, बॉडी, गोरा चिट्टा, वो आया और हैवरसैक थी एंड ही लुक लाइक अ स्टूडेंट. और मेरे को बोला, और इंग्लिश भाई साहब, क्या इंग्लिश, सुपर्ब इंग्लिश, चाइनीज़, ताइवानीज सॉरी. तो वो आया, बोला सर आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव नो मनी टू गो होम एंड आई हैव दिस ब्रांड न्यू iPhone 10. तभी 10 रिलीज़ हुआ था, iPhone सीरीज 10. ठीक है. प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प मी. तो पहले तो मैं उसको भगा दिया, but then I literally found him, he was actually begging to people that I need to go home, I need to go home, ऐसा ऐसा करके. तो आधा घंटा मैं उसको ऑब्जर्व किया. फिर मैं बोला यार चल यार, फ़ोन का शौकीन तो मैं भी हूँ. बोला चलो पूछ लेते हैं उसको. बोला यार कम हियर. हाँ सर 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 दिस ओरिजिनल. अच्छा, पीछे आईफोन का ऑथोराइज्ड शॉप था. जैसे आईफोन स्टोर्स होते हैं ना, वैसे ही वो लाइन में आईफोन का एक स्टोर था, ऑफिशियल कंपनी ओन्ड स्टोर था. तो वो वहाँ पे भी गया. हम लोग ने सर्टिफाई भी किया कि यस दिस फोन इज ओरिजिनल. बोला अच्छा ठीक है. मैं बोला कितने का, आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो प्राइस था. थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया. बोला हाँ हाँ सर चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम. अभी उतने पैसे तो थे नहीं मेरे पास. मतलब मेरे को ATM से मेरे को जाना पड़ेगा. अब मैं ATM में जा रहा हूँ, वो मेरे बाजू में खड़ा है. वो ऐसे 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 उसके हाथ हो रहे हैं. बोला अच्छा. वो अपना बैग ऐसे 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 करके पकड़ रहा है. मैं सोचा क्या हो रहा है उसको. ATM से पैसे आए, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो ऐसे 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 पैसे गिन रहा है. बोला यार, तभी भी मन बोल रहा है, दिल बोल रहा है कि कुछ है. सॉरी, मन बोल रहा है कि कुछ है, पर दिल मान नहीं रहा है क्योंकि वो लालच है ना. मन बोल रहा है यार निश्चित देख उसके हाथ कांप रहे. आदमी का हाथ क्यों कांपेंगे भाई? क्योंकि उसका लग रहा है कि उसके मन में कुछ खोट है, इसलिए उसका हाथ कांप रहा है. मन बोल रहा है भाई कुछ ना कुछ पंगा है इसके अंदर, लोचा है इसमें. पर दिल बोल रहा है नहीं नहीं, iPhone 10 आधे रेट में मिल रहा है ना, ले लेते हैं. पता नहीं आकाश भाई उसने कब वो मॉडल स्विच कर लिया. मैंने जैसे पैसे देके विद इन फ्यू सेकेंड्स तो वो गायब हो गया था. मैं घर पे गया, अपने होटल में गया, जैसे मैंने फ़ोन खोला पूरा चाइनीज इंटरफेस था. यार चाइना ने चूना लगा दिया. कॉपी देगा, कॉपी दे दिया उसने. तो हाँ, ये एक अच्छा वारदात हो गया. और उसको छुपाने में भी कोई मतलब नहीं था. बड़े शौक से मैं सबको बोलता था देख भाई कैसा बेवकूफ़ बन गया मैं. सो ये एक चीज़ होती है. जब मैं अफ्रीका जाता था, एक टाइम था जब मुझे ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था. मेरे हाथ में ब्रेसलेट होता था, गले में चेन होती थी, रिंग्स होते थे, शौक था. पर जब से मैं कीनिया जाने लगा था ना, तो वो लोग मेरे को वहाँ से ही फ़ोन कर, क्योंकि वो लोग इंडिया आते थे तो वो लोग ने देखा हुआ है ना कि निश्चित क्या क्या पहनता है. तो वो पहले से ही बोल देते थे भाई ये सब तू उतरवा के ही आ जाना, यहाँ पे तू आना ही मत. ठीक है, यहाँ पे तू आना ही मत, ये सब पहन के तो तू आना ही मत. तो वो सब निकल के ही मैं रख देता था. ये जो अंगूठी है वो भी मैं निकाल देता था. मतलब मेरे बॉडी में एक ऑर्नामेंट नहीं है
नो मेटल ऑन माई बॉडी। मेरे को बराबर से याद है, मैं मेरे पार्टनर के ऑफिस में बैठा था, ठीक है, शी वॉज बिजी डूइंग हर ओन वर्क, मैं ऐसे ही, मेरे पास कुछ काम नहीं, हम लोग का जो रूटीन काम था वो कंप्लीट हो चुका था, मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब अभी उसको कहाँ डिस्टर्ब करना है। आकाश भाई 100 मीटर्स दूर पे एक फ्यूल स्टेशन था, तो मैं सोचा चल मैं वहाँ पे जाके एक रेड बुल ले लेता हूँ, क्योंकि हर एक फ्यूल स्टेशन में एक सुपर मार्केट था। मैं गया वॉक करते करते फ्यूल स्टेशन से मैंने रेड बुल उठाया और कुछ छोटा मोटा चिप्स वगैरह वो ख़रीदना था, वो ख़रीद के मैं वापस जैसे आ रहा हूँ, मेरे पार्टनर के पूरा ऑफिस इंक्लूडिंग स्टाफ गेट पे खड़ा हुआ है। बोला क्या, किधर गया था? मैं बोला भाई मैं ये रेड बुल लाने के लिए गया था। तो बोला नहीं जाता है क्या? मैं बोला यार तू काम कर रही है, वाई शुड आई डिस्टर्ब, इधर ही तो, तब तू यहाँ से हिलेगा नहीं, तेरे को क्या चाहिए मेरे को बता, मेरे आदमी जाके लेके आएगा। तो ये एक डर रहता था अफ्रीका के अंदर, कीनिया में कि भाई कोई तुमको लूट ना ले। और वैसे वो लोग बता रहे थे कि जो मगज होते हैं दे आर सो क्लेवर कि वो इंसान के चेहरे से परख सकता है कि ये बंदा नया है, ये अपना बंदा नहीं है। तो उनके अंदर वो एक आर्ट है कि वो परख जाएगा कीनियन, हाँ, कि भाई ये बंदा नया है यहाँ पे, इसको लूट लेता है। जो एक्सपीरियंस्ड है उसकी शक्ल ही बता लेगी कि हाँ भाई ये तो इधर का ही है। पर हमारे जैसा कोई, अगर आप जाओगे और आप रास्ते में चाहे कितने भी चौड़े बन के घूमोगे, जो एक्सपीरियंस मगर रहेगा ना वो पहचान। वहाँ पे तो कार जैकिंग क्या होता है वो तो पहली बार मैंने सुना। मैं बोला भाई ये कार जैकिंग क्या है? बोलते उठा के डायरेक्ट बूट में डाल देगा तुमको। बोला भाई बहुत खतरनाक है। गाड़ी चला रहा है वो मेरे पार्टनर का भाई, पीछे रेयरव्यू मिरर पे देख रहा है कोई गाड़ी पीछे फॉलो तो नहीं कर रही है। भाई ऐसे ऐसे दिन देखे वहाँ पे। तो खैर जो रह रहे वो रह रहे। दोज हुआ, वो एक गेम होता था ना GTA Vice City। हाँ बस वैसे ही। भाई रात के टाइम में क्लबिंग करके घर आ रहा है तो पूरा गाड़ी में सन्नाटा, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, सबकी नजर है कि भाई पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। उसमें एक दो बार ऐसा भी हो गया कि एक गाड़ी काफी लंबे समय तक हमको फॉलो कर रही थी, देन यू हैव टू डॉज दोस कार्स। भाई यार अपने इंडिया ही सही है भाई। अच्छा सर, आपने दुबई का ही बताया, दुबई में बहुत फ्रॉड होते हैं यार। देखो आपने टैक्स का मेरी कुछ उसका बताया। मेरी दादी माँ हमेशा बोलती है कौवे सब जगह पे काले होते हैं। कभी सफेद कौवा देखा है तूने? बोला नहीं यार, सफेद कौवा तो बस, तो फिर चाहे वो इंडिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, दुबई हो, कौवे सब जगह पे काले होते हैं। हाँ ये है, पर दुबई एक मेजर हब बन गया है तो उसके ऐसा है। मैं वही बता रहा हूँ कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वहाँ के कौवे थोड़े कम है, जो यू विल फाइंड वेरी फ्यू क्रोस ओवर देयर जो आपको ऐसे ठगेंगे। क्योंकि दुबई के अंदर क्या है ना, एवरीथिंग इज सो लिबरलाइज्ड यार आकाश। मतलब मेरे पास अगर अच्छा खासा पैसा भगवान की दया से, आप जैसे दोस्तों की दया से अगर आने वाले कुछ 5-10 साल में अच्छा पैसा कमा लिया ना, आई विल गो एंड सेटल इन दुबई। आई लाइक दैट प्लेस। आई मीन माई इंडिया इज माई बेस्ट प्लेस। आप कुछ साल रहे भी थे? मैं रहा भी हूँ, मैंने 3 साल मैंने गुजारे भी है। एक वीज़ा कंप्लीट किया, अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया। 2 महीने आप वहीं 2 महीने मैं वहाँ पे था। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। द रीज़न वाई आई लाइक दुबई कि भाई मैं एक फॉरेन कंट्री में रहने के बावजूद भी मुझे वो इंडियन फील आती है दुबई के अंदर। मुझे मेरा खाना मिल जाता है। आई एम अ फूडी, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी है, जो चाहिए वो आपको। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मतलब गुजराती थाली से लेके आपको क्या चाहिए, यू गेट एवरीथिंग ओवर देयर। एंड प्लस अगर मुझे ये एक शौक है कि मुझे एक इंटरनेशनल लाइफ जीना है, जो मेरा एक सपना हुआ करता था बैक डेज ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन टाइम, मुझे बहुत मन था कि भाई मैं फॉरेन पढ़ने के लिए जाऊँ। मेरा एक खास दोस्त है कौशल, वो जाके आया USA, मस्त अपने MBA करके आया। मैं नहीं जा पाया। वो एक बहुत अंदर से एक रंज था कि यार नहीं जा पाया। अभी भी जब मुझे मैरीटाइम करने के लिए मुझे स्वानसी यूनिवर्सिटी जाना था, तो आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑल्सो, बट देन आई थॉट कि नहीं, अभी कुछ साल में मेरी बेटी जाएगी, अभी इतना खर्चा मैं अपने लिए क्यों करूं। सो आई वेंट टू गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी।
तो क्या है कि दुबई इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम. It will give you all the facilities of an international country, any other Western country, with homely feeling. और दूसरी बात, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, बाकी कोई बैरियर्स नहीं है. इट्स अ लॉ अबाइडिंग कंट्री. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन लॉ. कोई इनकम टैक्स नहीं है. दूसरी बात तो ये है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे. 5% VAT है, कॉर्पोरेट टैक्स 5% है. आप जो भी सामान इंपोर्ट करो उसके ऊपर 5% इंपोर्ट ड्यूटी है. फ्लैट फ्लैट, कोई असेसमेंट नहीं, कुछ है. क्या असेस करोगे? ये प्रोडक्ट है, वो कस्टम ऑफिस से, अच्छा ये तुमने क्रेन मंगाई है 5%, ये तुमने छोटी सी चीज़ मंगाई है, अच्छा ये है 5% इंपोर्ट ड्यूटी. पे इट, क्लियर इट, पे इट, क्लियर इट. तो आपके पास कोई जरिया नहीं है कि भाई मैं इसके अंदर कुछ मैनिपुलेट करूं. व्हाट इज 5%? आज इंडिया के अंदर आप देखिए कितना टैक्सेशन है. कहीं कहीं पे BCDs है, कहीं कहीं पे BCDs तो है ही, कहीं कहीं पे एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है. ये सब ड्यूटी का आप एडिशन करोगे, उसके ऊपर 18% या 28% IGST आपको पे करना है. सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंडिया के अंदर काफ़ी हाई मात्रा में है. दुबई में सिंप्लीफाइड है 5%. इसलिए ज़्यादातर तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई साहब मैं आपको एक तो आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा रहा हूँ. जो VAT है बाकी सारी कंट्री से मैं सबसे सस्ता VAT दे रहा हूँ आपको. इंपोर्ट ड्यूटी मेरा सबसे सस्ता है. 5% तो मतलब एक ये फैसिलिटेशन जैसा हो गया भाई कि हम आपको पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो उसका मैं 5%, वो तो आई डोंट इवन थिंक दैट इट मस्ट बी एडिंग अप टू देयर रेवेन्यू ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतने हाई है, तो वो तो सारा वही सब मेंटेन करने में और डेवलपमेंट में जाता होगा. ठीक है, तो जब वहाँ की सरकार बोल रही है कि भाई साहब जब इतनी लिबर्टी और इतनी छूट दे के रखी है, उसके बाद अगर उसमें अगर तूने कुछ छेड़खानी की तो उसमें नहीं छोड़ेंगे. फिर मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा. तो बस यही है. पर भाई पैरेलल इकोनॉमी सब जगह पे चलता है. बिल्कुल. आज हवाला दुबई में भी है, इंडिया में भी है, सब जगह पे वो पैरेलल इकोनॉमी तो चलने ही वाला है. ठीक है, चाहे आप कितना भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्यों ना लगाइए, दो साइड हर जगह मिलेंगे, वो तो होता ही है. ओनली थिंग इज़ दैट इट इज़ गेटिंग स्ट्रिक्टर डे बाय डे. हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब नाउ क्रैकिंग डाउन ऑन एवरीथिंग. बट टू इरेडिकेट इट एंड टू एलिमिनेट इट, इट विल स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो है यार, सब जगह पे अपने प्रोज एंड कॉन्स है. मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस करने के लिए निकले हो ना, यू शुड बी वेल डिफाइंड. मुझे क्या बिजनेस करना है, कितने में करना है, कौन से, आपका दायरा जो है ना वो पहले से ही फिक्स हो जाना चाहिए. बिल्कुल. आपका दायरा अगर फिक्स है, फिर आप बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबली आप बिजनेस कर सकते हो. सर लास्ट एडवाइस, अगर कोई चाइना के साथ कुछ बिजनेस करना चाहता है तो उसके क्या रखना चाहिए दिमाग में? चाइना के साथ बिजनेस करो, नॉट ओनली चाइना, कहीं पे भी आप बिजनेस करो, अच्छी तरह से बिजनेस करो. अपने नेगोशिएशंस बहुत ही सटीक रखो. आपके डॉक्यूमेंटेशंस एकदम एप्ट रखिए. जितना भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ईमेल के ज़रिए रखिए. लेट इट बी रिकॉर्डेड. ठीक है, सैम्पलिंग सबसे पहले आ जानी चाहिए. अगर हो सके फाइंड अ वेरी गुड एजेंट इन चाइना, जो चाइना में ही स्थित हो, जिसको लोकल लैंग्वेज आती हो, और वो आपका सारा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग शिपमेंट, वो सारा सब मॉनिटर कर सके. सो दैट चाइना आने के, माल चाइना से यहाँ पे आने के बाद you are not subjected to any unwanted surprises. That's all I can say. Thank you so much, sir. My pleasure. Thank you. मेरा सपना टीवी पे आने का तो वो नहीं कंप्लीट हुआ, पर पॉडकास्ट के आने का पूरा हो गया. थैंक्स टू यू आकाश. थैंक यू. थैंक यू. बाय.